हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मा 8 सेमेस्टर। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। सेकंड यूनिट में हमने 2 पार्ट देख लिए थे और आज का हमारा थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम सेकंड डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कोलेरा के बारे में, जो हमारी फर्स्ट डिजीज थी हमारे सिलेबस में। सेकंड हमारे दे रखा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो हम आज इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूं आपको काफी हद तक हेल्प मिल रही होगी सब्जेक्ट्स को समझने में, सभी टॉपिक्स को। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का टॉपिक हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सुना होगा आपने सभी ने, नहीं तो कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। SARS क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सब जानते हैं, कोविड-19। तो कोविड-19 इसके नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, क्योंकि आपको पता है कोरोना ने हालत खराब कर रखी है पूरे वर्ल्ड की। तो इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर इतना तो दिमाग लगाएगा कि ये सब कुछ चल रहा है तो स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ तो आना ही चाहिए या फिर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको अच्छे से देख लेना। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। ए वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज कोज बाय कोरोना वायरस। क्या है? एक वायरल डिजीज है जो किसके द्वारा कोज हो रही है? कोरोना वायरस से। इट इज एक्सट्रीम एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इट इज ए डिसऑर्डर दैट इज कम्युनिकेबल, ए सीरियस इलनेस दैट, मतलब सॉरी, जो आपने देखा है आज तक 2 इयर्स के अंदर। अब थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की, 2 वेव्स आ चुकी हैं, तो उसमें आपने क्या देखा है वही इसके अंदर आज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इट इज ए डिसऑर्डर दैट इज कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होगा? ये स्प्रेड हो रहा है एक से दूसरे इंसान में। ये सीरियस इलनेस दैट इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ ब्रीथ। क्या होता है इसके कारण? अगर किसी को कोविड-19 होता है तो क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग में तकलीफ होती है, आपको सबको पता है। ब्रीथ इज एक्सट्रीम एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब मेनली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। इट इज ए सिग्निफिकेंट वायरल इंफेक्शन ऑफ द लंग्स एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर। मेन इसके जो फैक्टर्स होंगे, हाई फीवर, ड्राई कफ एंड ट्रबल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलती है। और फीवर तो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं वो फीवर्स के ही आते हैं, उसके बाद कफ आना शुरू होता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब इसके ज्यादा दिन हो जाते हैं स्प्रेड के। तो पहले देख लेते हैं सार्स कोरोना वायरस क्या होता है, मतलब इसका जो बायोलॉजी होती है वो देख लेते हैं। ए पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये आपके इंपोर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए भी। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है कोविड-19, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एनवेलप कोरोना वायरस इज द एक्सट्रीम एक्यूट सिंड्रोम कोरोना वायरस। मतलब मेन इतना याद रखना आपको कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है कोरोना वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस कैसे ट्रांसमिटेड होता है। SARS इज स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसीलिए बोलते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, अगर किसी कोई पेशेंट है कोविड-19 का, अगर वो स्नीजिंग कर रहा है, उसको मतलब छींक रहा है,
तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उनसे भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इन्फेक्टेड डिस्चार्ज कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई पेशेंट है, जैसे मतलब मेरे को कोविड-19 है, मैंने यहाँ टच कर दिया, और अगर आप आके कोई भी यहाँ पर टच करोगे तो वो स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो वायरस छूट जाता है। तो आप सभी जानते हैं, यह जनरल हो गया है आजकल की कोविड-19 कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो आप इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और एग्जाम में बिना कुछ सोचे समझे आप लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, देन कोरोना वायरस कौन सा वायरस है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, मतलब टॉपिक बना के आपको लिखना है। ऐसे पूरा कोई सार नहीं लिखना है आपको, आर्टिकल नहीं लिखना है। देन आगे सिम्टम्स भी आप सभी जानते होंगी, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग, चिल्स, मार्क कोल्ड मतलब फीवर होगा, जुकाम होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, रनिंग नोज होंगे, निमोनिया एक लंग्स इंस्पेक्शन होता है, लंग्स क्योंकि ये मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज है तो लंग्स इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कफ का ज्यादा सिक्रेशन होता है, जो कफ कंप्लीटली जमा हो जाता है लंग्स के अंदर, से निमोनिया हो जाता है। फीवर होगा, डायरिया होगा, माइलेजिया का मतलब है मसल्स पेन होगा आपको पूरे बॉडी में। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, और आप जानते होंगे कि क्या क्या सिम्टम्स है, बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देना इसके ऊपर तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको टॉपिक पता है कि टॉपिक क्या लिखने हैं। आज आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ SARS। कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या गाइडलाइंस बनाए जा रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक हो गया कि बच्चा जानता है कि कोविड-19 केस क्या होता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, मतलब प्रिवेंट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे ये फैलता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, सभी जानते हैं ये। बस यही इसके अंदर लिखना है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपुल विथ SARS, मतलब फर्स्ट जो कोई भी पीपुल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी जांच होगी, सैंपल कलेक्ट करेंगे उससे, देन उसकी रिपोर्ट आएगी। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो उसको या तो आइसोलेट करेंगे, अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। करंट नॉलेज ऑफ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन यूज द क्लासिफाई पेशेंट सफरिंग फ्रॉम SARS ए सस्पेक्टेड केस इन वन हु सफर फ्रॉम हाई फीवर, मतलब उसको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि अगर देरी हो गई तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाई फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपोज टू आइदर SARS पेशेंट, तो मतलब ऐसी कोई अगर दिक्कत आपको हो रही है अभी भी तो आप डायरेक्ट जाइए और जांच करवाइए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप समझो कि कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, नॉर्मल होगा, लेकिन अगर सच में कोविड-19 हुआ तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको हल्के में ना लें और जांच करवाएं, ऐसे भी कोई सिम्टम्स आपको दिखें तो, जिससे क्या है कि अगर आपको पॉजिटिव आ जाता तो आप घबराएं नहीं। आप अगर स्वस्थ है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप घर पे आइसोलेट रहिए और जो भी घरेलू उपचार है वो करिए और टेबलेट्स वगैरह लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ठीक हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, नहीं तो आप घर पे भी, क्योंकि ज्यादा इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर आप लगा सकते हैं, आपको आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएंगे। ज्यादा दिक्कत हो तभी हॉस्पिटल जाएं। सेकंड है प्रिकॉशन क्या क्या होने चाहिए, द कफिंग एंड स्नीजिंग कवर योर नोज एंड माउथ। अब अपन को कोविड-19 हो गया, अब ये नहीं है कि अपन को हो गया तो हम सभी को कर देंगे। अब फैमिली देख लो, अगर फैमिली में किसी एक को हो गया, अगर वो कोई भी प्रिकॉशन नहीं रखेगा तो वो पूरे फैमिली में स्प्रेड कर देगा इसको। तो जब भी कफिंग हो, स्नीजिंग हो तो अपने नोज और माउथ को कवर करें टिश्यू पेपर से। वॉश हैंड टचिंग रेस्पिरेटरी सिक्रेशन इन्फेक्टेड आइटम एंड प्रोडक्ट। और फैमिली मेंबर हैं वो सभी, मतलब जो भी टचिंग, जहां पे भी टच करता है पेशेंट तो वहां पे अगर हाथ लगा रही है तो आप प्रॉपरली हैंड सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करिए। हॉस्पिटल में भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप भी प्रॉपर सैनिटाइज करें। बिफोर टचिंग डर्टी ऑब्जेक्ट्स एंड डर्टी मटेरियल यूज ग्लव्स का यूज करें, क्योंकि ग्लव्स आप डिस्पोजेबल ग्लव्स रखिए जिससे आप यूज किया और फेंक दिया, मतलब इसको डिस्पोज कर दिया।
यूज ऑफ मास्क एंड यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर। मास्क बहुत ज्यादा यूज में लिया जाना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर, और जहां तक हो सके आप जब जरूरी हो आपको तभी घर से बाहर रहें, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो पता नहीं कब किस कौन न्योता दे जाए। तो आगे देख लेते हैं ट्रीटमेंट को। अब आ जाते हैं कि टेबलेट क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर। आपको डायरेक्ट यूज नहीं करनी है, फिजिशियन से आप सलाह लेके ही ऐसी टेबलेट्स का यूज करिए। हम कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप डायरेक्ट ये मेडिकल से परचेज करके आप टेबलेट ले लें, ऐसा कुछ मत करना। तो फर्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सी मेनली यूज करते हैं इसके अंदर? एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक हैं। एंटीवायरल एजेंट रिबोवरिन, लिपोनेवियर, रिटोनेवियर और रेमडेसिविर। आपने सुना होगा इसके बारे में, रेमडेसिविर। इसकी बहुत किल्लत आ गई, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। आगे क्या क्या प्रोसेस हो गई? आइसोलेशन, होम आइसोलेशन हो गया, डिसइंफेक्टेंट एंड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो पेशेंट का पता लगेगा और ट्रीटमेंट जल्दी होगा उनका। एंड डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। तो दोस्तों काफी हद तक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक नहीं है। आप डेली लाइफ से रिलेट करो कोविड-19 में क्या हो रहा है, तो आपको आराम से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सॉरी, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी से हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, डेली वीडियो एक इसकी आएगी, तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने शेयर नहीं किया, अपने बी फार्मा फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी शेयर करते हैं, उनके भी लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट भी हो गए, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को तो शेयर करना ही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।